फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, सरकार जो है शिक्षक नियमावली बना करके बिल्कुल जो विसंगतियों से भरी हुई नियमावली है, कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, या यूं कहें अपना ही कब्र खुद खोद रही है। तो कोई आशयोक्ति नहीं होगी। ये बातें मैं नहीं कह रहा है, पार्टी के ही जदयू के ही एमएलसी को आपको खुद सुनवाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं वो। उनका बिल्कुल कहना है कि ना तो शिक्षक संघ के किसी प्रतिनिधि से सलाह लिया गया है, ना ही किसी मंत्री या पार्टी के किसी एमएलए एमपी से सलाह लिया गया है, और न ही इसमें सभी लोगों की सहभागिता है। यह एक अधिकारी का जानबूझकर किया हुआ एक षड्यंत्र है, या यूं कहें कि पार्टी के छवि को धूमिल करने का एक नया तरीका है, और बिल्कुल यहाँ पर खपा है। सीधे लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर, आपको दिखाएंगे क्या कुछ बातें कह रहे हैं जदयू पार्टी के एमएलसी संजीव जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर हाल में ये नियमावली बिल्कुल कोर्ट में फंस जाएगी, जिस बाबत जो है कोर्ट के द्वारा शपथ पत्र दिया गया था कोर्ट में, जब सरकार के द्वारा कि चाहे नियोजित शिक्षक नियोजित रहना चाहते हैं तो नियोजित रह ले, या वो जाना चाहते हैं तो जाए, उनके स्वेच्छा पर रहेगा विशिष्ट शिक्षक बनना। लेकिन यहाँ पर बाध्यता करने के बाद जो है ये नियमावली 99% नहीं 100% फंस जाएगी। सुनिए जदयू के अपने पार्टी के पर ही क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। बैठे नियम और कानून बना रहे हैं, ना किसी संघ से पूछना, ना किसी शिक्षक समूह से पूछना, ना ही शिक्षक प्रतिनिधियों से पूछना। भाई आज तो सभी चीज ऐसे किए जा रहे हैं। बजट का भी प्रावधान होता है तो पहले व्यवसायियों से या उद्योगपतियों से सलाह लिया जाता है पोर्टल खोल करके। तो आप क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं? अभी भी इसको ड्रॉप कीजिए। सरकार को बदनाम करने के लिए ये चुनाव के पहले ऐसा किया जा रहा है। लगातार बात कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक रूप से बातें हो जो कि इस पर रोक लगाई है। अब माता पिता को आश्रित नहीं माना गया है। अब सोचा जाए वो जन्मदाता है, वो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन को क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार सभी ये करते हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं जिनके जो अकेले ही हैं, घर में अकेले ही हैं पुत्र या पुत्री जहां शादी हुई है। अब वो देखेंगे अगर पिता का देखरेख कौन करे? आप सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में कहा जो कि हम अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता से नहीं जाना चाहते हैं, नियोजित ही रहना चाहते हैं, तो नियमावली में भी था, सरकार ने भी उनका खंडन किया। उस समय विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे। ये लोग चाहते नहीं हैं, पदाधिकारी वर्ग नहीं चाहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई गुणवत्तापूर्ण। मुझे यह आश्चर्य लगता है जो कि आज की स्थिति में ये क्यों नहीं समझा जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि शिक्षक जो हैं वो एक अलग कोटि के कर्मी हैं। सीधे सीधे राज्य कर्मी के रूप में उनको देखा जाना, उनकी सेवा को लाया जाना, वो सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य कर्मी की सुविधा हमको मिले, वो वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो जब आप शिक्षकों से अध्यापन कार्य करवाते हैं तो आप शिक्षकों की सहजता को आपको देखना। अभिषेक जी, ये जो घोषणा जिस ट्रांसफर के बारे में कहा जा रहा है, स्थानांतरण पदस्थापन के बारे में, ये इस तरह की अधिसूचना और इस तरह के जो पत्र निर्गत हुए हैं विभाग के द्वारा, उसके पहले जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया था, वो उसी समय लगा जो कि अब ये लोग चाहते नहीं हैं, पदाधिकारी वर्ग नहीं चाहते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई गुणवत्तापूर्ण हो। मुझे यह आश्चर्य लगता है जो कि आज की स्थिति में ये क्यों नहीं समझा जा रहा है इन लोगों के द्वारा जो कि शिक्षक जो हैं वो एक अलग कोटि के कर्मी हैं। सीधे सीधे राज्य कर्मी के रूप में उनको देखा जाना, उनकी सेवा को लाया जाना, वो सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य कर्मी की सुविधा हमको मिले, वो वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो जब आप शिक्षकों से अध्यापन कार्य करवाते हैं तो आप शिक्षकों की सहजता को आपको देखना पड़ेगा। हम लोग शुरू से कह रहे थे, मुख्यमंत्री महोदय से कह रहे थे, और अभी भी हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ा है। ये लोग डाल डाल और पात पात चल रहे हैं, विभाग चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय को कहे थे जो कि गृह प्रखंड के शर्त को लगाते हुए
सबसे प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए, लेकिन ये लोग अनुमंडल का विकल्प लिए हैं। और तर्क विभाग का यही है, जो कि इसके पहले तो सक्षमता परीक्षा में जिला का विकल्प लिया गया था। तो यह भी तो सोचा जाएगा, क्योंकि एक बार आपने विकल्प ले लिया, अगर शिक्षकों को मनोनुकूल जिला मिल गया तो उनको तो वहीं रखना चाहिए, लेकिन उनको नए सिरे से आप आवेदन उनसे ले रहे हैं। दूसरी बात, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं, अनुमंडल छोड़ करके इसमें सीधे प्रखंड का विकल्प लेना चाहिए। ये कहना अपर मुख्य सचिव जी का, जो कि बगल के पड़ोसी अनुमंडल में चले जाएंगे, अगर किसी जिले में एक ही अनुमंडल है तो पड़ोसी जिले में चले जाएंगे, तो ये तो तर्क नहीं हुआ, ये तो मनमानी हुई। और ये कभी समय उनको माफ नहीं करेगा। मुझे लगता है जो कि सारा सरकार को बदनाम करने के लिए ये चुनाव के पहले ऐसा किया जा रहा है। और हमने तो कहा है, हम लगातार बात कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक रूप से बातें हों, जो कि इस पर रोक लगाई जाए, इसमें संशोधन किया जाए। अब माता पिता को आश्रित नहीं माना गया है, अब सोचा जाए वो जन्मदाता है, वो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन को क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार सभी ये करते हैं। अब ऐसे भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं जिनके जो अकेले ही हैं, घर में अकेले ही हैं पुत्र या पुत्री, जहां शादी हुई है, अब वो देखेंगे, अगर पिता का देखरेख कौन करेगा? आप 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, तो दूसरे जिला में, तो ये वो। दूसरी बात, आप सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में कहा, जो कि हम अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता से नहीं जाना चाहते हैं, नियोजित ही रहना चाहते हैं, तो नियमावली में भी था, सरकार ने भी उनका खंडन किया। उस समय विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, कोर्ट में भी ये फैसला हुआ, सरकार ने भी नियमावली में लिख करके रखा है, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, भरना ही पड़ेगा। नहीं भाई, आप जब असहज कर रहे हैं, आप जब जबरन हमको यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो मैं नहीं अप्लाई करूँगा, तो ऐसी बातें आएगी। लेकिन ये सीधी सी बात है, विभागीय पदाधिकारी ये देख नहीं रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे नियम और कानून बना रहे हैं। ना किसी संघ से पूछना, ना किसी शिक्षक समूह से पूछना, ना ही शिक्षक प्रतिनिधियों से पूछना। भाई आज तो सभी चीज ऐसे किए जा रहे हैं। बजट का भी प्रावधान होता है, तो पहले व्यवसायियों से या उद्योगपतियों से सलाह लिया जाता है पोर्टल खोल करके। तो आप क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं? अभी भी इसको ड्रॉप कीजिए। मेरी मांग है, अभी भी इसको ड्रॉप किया जाए और सबसे सलाह लिया जाए, और शिक्षक समूह अधिकाधिक जो सलाह देंगे उसके आधार पर काम करे विभाग। संजीव जी, आपने बीते दिनों नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया, शिक्षा मंत्री से भी लगातार आपकी बातें होते रहती है, सिद्धार्थ से भी आपने समय मांगा था, तो क्या आपकी बातें वो नहीं सुनते हैं या फिर चाहते नहीं हैं आपके बातों को देखते हुए नियम कानून लगाना? देखिए, दोनों बातें कही जा सकती है अभिषेक जी। निश्चित रूप से इस मुहिम में मैं ही नहीं, और भी कई विधान पार्षद हैं, हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से बात करते रहे हैं। जिस दिन पत्र निकला उसके बाद तुरंत मैंने समय लिया, हमको उप मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई, और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सर से बात हुई, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो पा रही है। बात यह है, क्या हम लोग जब कोई भी धरातल की बात, धरातल की सच्चाई कहते हैं, तो विभागीय पदाधिकारी उसको दूसरे ढंग से ये करते हैं। ये जरूर कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ, जो कि सरकार को भी चाहिए या शिक्षा मंत्री जी को भी चाहिए, जो कि विभागीय पदाधिकारी और शिक्षक प्रतिनिधि 1 to 1 सामने बैठे, आमने सामने, और वो भी मौजूद हो। और क्या शिक्षा के लिए, मैं शिक्षकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, शिक्षा के लिए क्या बेहतर हो, और शिक्षा तो शिक्षक देंगे, तो उनकी सुविधा को देखते हुए ये नहीं वो कह रहे हैं जो कि मैं यही रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू में ही, मुझे लगता है पिछले वर्ष जो बजट सत्र चल रहा था, उसी में हमने पहली बार लिख करके दिया था, और हम लोग बहुत सारे, हमको लगता है 4 या 5 माननीय विधान पार्षद गए हुए थे और मुख्यमंत्री महोदय को कहे थे, जो कि ये जिला वाला हटाया जाए और प्रखंड का विकल्प दिया जाए। अनुमंडल तो कहीं था भी नहीं, लेकिन ये अनुमंडल बीच में टपका दिया गया, और अनुमंडल से कोई मतलब नहीं है, इनका सीधा है इस स्कूल से दूसरे स्कूल। तो दूसरा विद्यालय कोई भी हो,
मैं तो कह रहा हूं। और एक इसलिए गृह प्रखंड की बात कह रहा हूं, जो प्रखंड शिक्षक हैं, जो पंचायत शिक्षक हैं, वो अपने गृह पंचायत में हैं। चूंकि नियोजन इकाई का तो यही दंश ही था, यही उसकी नियमावली ही थी। पंचायत के शिक्षक पंचायत में रहेंगे, प्रखंड के शिक्षक प्रखंड में रहेंगे। सेकेंडरी +2 और लाइब्रेरियन जो थे वो तो इससे पढ़े थे, उनकी नियोजन इकाई जिला परिषद थी, नगर निगम थी, नगर परिषद थी, इस तरह से थी। तो इसीलिए मैंने सबके लिए ये एक रूपता लाने के लिए, जो कि गृह प्रखंड को छोड़ करके ही कई प्रखंडों का विकल्प लिया जाए, और प्रखंडों की संख्या तो विभाग निर्धारित करेगी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, और उसमें उनको, चूंकि अब तो आपने हर एक जगह उत्क्रमित कर दिया है विद्यालयों को, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है। जो राज्य कर्मी हैं और जो शिक्षक हैं, दोनों को इस मामले में, चूंकि वो संचिका से दिन भर जूझते रहते हैं और ये बच्चों से दिन भर जूझते रहते हैं, जो कि उनका कैसे अपने ज्ञान कौशल से उनको कैसे आगे बढ़ावें, तो ये गलत हो रहा है निश्चित रूप से। और मैं पटना में ही हूँ और लगातार, चूंकि ये बीच में जो ये महापर्व है, लोक आस्था का पर्व है, इसके चलते जरूर थोड़ा गमनागमन सहजता पूर्वक कहीं नहीं हो सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसमें 7 तारीख से अप्लाई का डेट। तो आपने देखा फ्रेंड कि 7 तारीख से अप्लाई का डेट है, और माननीय MLC संजीव कुमार जी जो बिल्कुल इसमें पहल करेंगे, और चूंकि ये विसंगतियों से भरी हुई है और कहीं ना कहीं जो है ये जदयू पार्टी को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने जा रही है। इसका जो है बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव, या जो है कहें इसका खामियाजा है सरकार को जो है आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस लेकर के जो है ऐसे MLC जो है बिल्कुल दुखी हैं, और ऐसे MLC जो है बिल्कुल सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो है शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ताकि जो वोट बैंक है, जो सरकार के पक्ष में शिक्षकों का वोट बैंक है, वो बरकरार रहे। जी हाँ फ्रेंड, तो ये नियमावली चूँकि कोर्ट के नियमों के भी विरुद्ध है, साथ ही साथ ये कई विसंगतियों को लिए हुए है, तो ये नियमावली कहीं से किसी भी हालत में जो है चलने वाली नहीं है। यदि सरकार मान गई तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में जो है कोर्ट में जो है कई शिक्षक संघों के द्वारा जैसे ही कोर्ट खुलता है उसमें जो है याचिका दाखिल करने के लिए जो है परामर्श लिए जा रहे हैं विभिन्न वकीलों से। और कोर्ट खुलने के बाद जो है तुरंत से जो, यानी कि आपको बता दें कि जो 22 तारीख तक जो अप्लाई करने का डेट है, उससे पहले ही ये नियमावली में जो रोक लगा दी जाएगी। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ शिक्षकों को जो लाभ मिलना था वो भी वंचित हो जाएंगे, और जो नहीं जाना चाहते थे उनको तो वो नहीं जा ही पाएंगे, और हर हाल में इस नियमावली पर रोक लग जाएगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है कि जो जेन्युइन शिक्षक है, जो जाना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनको ट्रांसफर दिया जाए। किसी ना किसी तरह से वो चुनावी दांवपेच में फंसा करके आपका वोट लेना चाहती है, और ये नियमावली को बिल्कुल सरकार खुद चाहती है कि ये नियमावली फंस जाए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।